हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी अलग है। आज वो बातें आप तक सबूतों के साथ पहुंचा रहा हूं जो अब तक अलग अलग मौक़ों पर आपको बताता रहा हूं। मिडिल ईस्ट में दो नज़रिए हैं। खाड़ी के एक तरफ अमेरिका और इजराइल के ग़ुलाम अरब मुल्क हैं और खाड़ी के दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल से आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने वाले हैं, जिन्होंने अमेरिका के पिट्ठू शाह पहलवी को 1979 में निकाल बाहर किया था। एक तरफ ना अच्छी यूनिवर्सिटियां और इंडस्ट्री हैं और तेल की कीमतें गिरने से गरीबी दस्तक दे रही है, दूसरी तरफ अच्छी एजुकेशन का इंतज़ाम और अपने पैरों पर खड़े होने की भरपूर कोशिश, बल्कि कुछ पड़ोसी मुल्कों को भी विदेशियों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने की कोशिश है। आज बहुत ही अहम बयान इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ की तरफ से सामने आया है, जिसमें सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुक़ से बहुत कुछ बताया गया है। कहा गया है कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट को सऊदी अरब बड़ा तोहफ़ा देने का इंतज़ार कर रहा है, यानी वो अमेरिका को खुश करने के लिए इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करेगा। जबकि दूसरी तरफ ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी का कहना है कि अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट बने, हमारे सामने तो उसे झुकना ही पड़ेगा। इसी बीच तुर्की और ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी और रजब तैयब अर्दगान के बीच फ़ोन पर काफ़ी अहम बात हुई है। एक ताज़ा खबर यह है कि सीरिया में बड़े मुफ्ती की बम धमाके में मौत हो गई है। ये एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि ये सच्चाई दुनिया भर तक पहुँच सके। आज की बड़ी खबर यह है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ यूसी कोहन ने बताया है कि सऊदी अरब अमेरिका के नए प्रेसिडेंट को तोहफ़ा देने के लिए इलेक्शन के नतीजे का इंतज़ार कर रहा है। इजराइल के टीवी चैनल 12 के मुताबिक मोसाद चीफ ने कहा है कि सऊदी अरब के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है और बड़ा दबाव भी डाला जा रहा है, और हमें उम्मीद है कि उसकी कोख से कुछ ना कुछ निकलेगा ज़रूर। असल में सऊदी अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद ही वे चुने गए प्रेसिडेंट को तोहफ़ा देंगे। साथ ही इजराइल की न्यूज़ 24 वेबसाइट ने भी लिखा है कि यूसी कोहन ने ये राज ऐसी हालत में खोला है जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर से सिक्योरिटी से मुताल्लिक सवाल पर बातचीत के लिए अमेरिका के अचानक दौरे पर गए हैं। इस वेबसाइट ने बताया है कि इस अचानक दौरे में ईरान से मुताल्लिक खुफिया मालूमात और ताज़ा हालात पर बातचीत भी की गई है, जो इस सफ़र का एक अहम मकसद था, क्योंकि ईरान के ख़िलाफ़ यूनाइटेड नेशंस के हथियारों पर पाबंदी के ख़त्म होने के बाद इजराइल ईरान के ख़िलाफ़ ज़्यादा तालमेल की ख्वाहिश रखता है। इजरायली मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान ने नॉर्थ कोरिया के साथ कोऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसी बीच दुबई से छपने वाले अल खलीज टुडे ने टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से बताया है कि इजराइल की खुफिया मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इमारात और इजराइल के ताल्लुकात नॉर्मल होने की शुरुआत के साथ साथ सऊदी अरब फ़ौजी और खुफिया कोऑपरेशन के लिए फ़िक्रमंद है, जबकि बहरीन और ओमान के इजराइल के साथ सिक्योरिटी और कारोबारी ताल्लुकात पहले से मौजूद हैं। अल खलीज टुडे ने आगे लिखा है कि यूएई के इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल होने का प्रोसेस तेज़ी से आगे बढ़ने के बाद इजराइल के खुफिया डिपार्टमेंट ने इलाके के 3 दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बहाल करने के बारे में जायज़ा लिया है और मजबूत कोऑपरेशन के लिए बहुत ही उपजाऊ ज़मीन पाया है। इस इजरायली खुफिया मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ होने वाले समझौते के नतीजे में और अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात बढ़ने के दरवाजे खुल सकते हैं, ख़ास तौर से ओमान और सऊदी अरब के साथ। एक तरफ ये अरब मुल्क हैं जिनकी इजरायली कमज़ोरियां ढूंढ रहे हैं और उन्हें यकीन है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के बाद और कई अरब मुल्क इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने का ऐलान कर सकते हैं। उन्हें ये पहले से मालूम है कि इन अरब मुल्कों के साथ पहले से ही बिना ऐलान के नज़दीकी ताल्लुकात मौजूद हैं, लेकिन
लेकिन दूसरी तरफ ईरान है, जहां 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के नतीजे में अमेरिका के पिट्ठू शाह पहलवी को उखाड़ फेंका गया था और जो अमेरिका को सबसे बड़ा शैतान बताता है, और वहां के लीडर्स इजराइल को इस पूरे इलाके के लिए नासूर बताते हैं। ईरान ने हाल ही में कई बार अपनी डिफेंस तैयारियों को दुनिया के सामने रखा है। इतनी ताकत इकट्ठी कर चुका है कि अमेरिका अपने ड्रोन गिराए जाने और इराक में अपनी छावनियों पर ईरानी हमलों के बाद भी जवाबी कार्रवाई की हिम्मत नहीं करता। वहां से अरब मुल्कों के बरखिलाफ अलग ही आवाज़ आ रही है। ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने कहा है कि अमेरिका का जो भी प्रेसिडेंट बने उसे हमारे सामने तो झुकना ही होगा। उन्होंने ईरान के खिलाफ हथियारों की पाबंदियों के खात्मे को गुंडागर्दी की हार और आर्गुमेंट और अक्लमंदी की जीत बताया है। तेहरान में अपने मिनिस्टर्स के साथ कैबिनेट मीटिंग में वेडनेसडे को उन्होंने कहा कि अमरीकियों ने ईरानी जनता को उनके हुकूक से दूर रखने के लिए बरसों तक कोशिश की, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और उनका मकसद पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि ईरान कितना हथियार खरीदेगा या कितना बेचेगा, अहम यह है कि ईरान को उसका हक मिल गया। ईरान के प्रेसिडेंट रूहानी ने आगे कहा कि ईरान के बारे में अमेरिका का रास्ता पूरी तरह से गलत है और ईरान के लिए यह बिल्कुल अहम नहीं है कि अमेरिका में कौन सी पार्टी और कौन कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनता है, क्योंकि जो भी आएगा उसे ईरानी नेशन के सामने झुकना ही पड़ेगा और उसके सामने और कोई रास्ता नहीं है। रूहानी ने इसी तरह न्यूक्लियर समझौते से उसके मेंबर्स को निकालने के लिए अमेरिका और इजराइल की कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान पर हथियारों की पाबंदियों की मुद्दत बढ़ाने के सिलसिले में भी अकेला पड़ गया है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अमेरिकियों की मांग पर ध्यान नहीं दिया। इसी दरमियान एक बड़ी खबर यह है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान और ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने कल टेलीफोन पर बात की है, जिसमें तुर्की ने अमेरिकी पाबंदियों के मुकाबले में ईरान का साथ देने का यकीन दिलाया है। दोनों लीडर्स ने आपसी ताल्लुकात को और मजबूत करने पर जोर दिया है। दोनों ने अपने आपसी ताल्लुकात को दूसरे पड़ोसी मुल्कों के लिए नमूना बताया और दोनों मुल्कों के बीच होने वाले समझौतों, खासतौर से तिजारत और बैंकिंग समझौतों को बहुत जल्द लागू किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। रूहानी ने इसी तरह इलाके में टेररिज्म के खिलाफ जंग को एक अहम मौजू बताया और कहा कि टेररिस्ट ग्रुप्स पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। रूहानी ने जोर दिया कि काराबाख क्राइसिस का हल बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए और जंग किसी भी मसले का हल नहीं हो सकती। इसके साथ ही उन्होंने अजरबैजान और आर्मीनिया से लगे अपने बॉर्डर के इलाकों में ईरानी आम शहरियों की सिक्योरिटी पर जोर दिया। रूहानी ने कहा कि इलाके के दो मजबूत मुल्क होने के नाते ईरान और तुर्की और इसी तरह रूस इलाके में अमन और स्टेबिलिटी बहाल करने में मदद कर सकते हैं। सीरिया क्राइसिस के हल के लिए इन तीनों मुल्कों का आपसी कोऑपरेशन जारी रहना बेहद ज़रूरी है। इस टेलीफोनी बातचीत में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने भी ईरान को तुर्की का बेहतरीन दोस्त और पड़ोसी बताया और कहा कि तुर्की अमरीकी पाबंदियों के मुकाबले में ईरान का सपोर्ट जारी रखेगा और पहले की तरह तिजारती ताल्लुकात को और मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी तरफ तुर्की के बड़े अखबार डेली सबा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रूहानी के साथ टेलीफोन बातचीत के दौरान रजब तैयब अर्दगान ने जोर दिया है कि आर्मीनिया ने अजरबैजान के इलाकों पर कब्जा करके और हमलों के ज़रिए जंग शुरू की है और ये कि आर्मीनिया ने आम शहरियों पर हमले करके जंगी जराइम अंजाम दिए हैं। साथ ही उन्होंने जोर दिया है कि सही और गलत का फ़र्क करना और कब्ज़ा करना और अपनी ज़मीन दूसरे के ज़रिए कब्ज़ा किए जाने का फ़र्क समझना ज़रूरी है। ईरान और तुर्की के प्रेसिडेंट्स की बात ऐसे वक्त में हुई है जबकि अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयोफ ने नागोर्नो काराबाख की जंग के 26वें दिन ऐलान किया है कि अजरबैजान ईरान बॉर्डर पर पूरा जो इलाका 30 साल से आर्मीनिया के कब्ज़े में था वो आज़ाद करा लिया गया है। तुर्की का अखबार लिखता है कि अलीयोफ ने अजरबैजान और ईरान के लोगों के लिए जीत का जश्न मनाया। इस सब के बीच रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि दुनिया बदल रही है और अमेरिका इससे नहीं बच सकता। बड़ी ताकतों की मोनोपोली का वक्त बीत गया है। साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस के खिलाफ अमेरिका की किसी भी हरकत का
जोरदार जवाब दिया जाएगा। पुतिन ने दुनिया में हथियारों की होड़ की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अगर इस दौड़ की कोई हद तय नहीं होगी तो इस दुनिया का कोई फ्यूचर यानी मुस्तकबिल और भविष्य नहीं होगा। पुतिन ने काराबाख में अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच जंग का जिक्र करते हुए कहा कि रूस का दोनों मुल्कों से कांटेक्ट है और काराबाख में जो कुछ हो रहा है वो क्राइसिस है और हम उसे ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज शाम मिली रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के एक सीनियर मुफ्ती की राजधानी दमिश्क के बाहर एक बम धमाके में मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दमिश्क के वेस्ट में 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कुदसिया शहर में दमिश्क के मुफ्ती शेख मोहम्मद अदनान अफयूनी की कार को निशाना बनाकर यह धमाका किया गया। अभी तक किसी ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यह साफ है कि यह एक टेररिस्ट हमला है। शेख अफयूनी दमिश्क और उसके आसपास के इलाकों में टेररिस्ट ग्रुप्स और सीरियाई सरकार के बीच अमन और सुलह के लिए संजीदा कोशिश कर रहे थे। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट किस हद तक बटा हुआ है। खाड़ी के एक तरफ सऊदी अरब की लीडरशिप में अरब मुल्क यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर मुल्क हैं जो अमेरिका के कहने पर इजराइल यानी फ़िलिस्तीनियों के कातिलों और मुसलमानों के पहले क़िबले मस्जिद अल अक्सा पर कब्ज़ा करने वालों से ताल्लुक़ नॉर्मल करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। जबकि खाड़ी के दूसरी तरफ ईरान है कि वो कह रहा है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई भी बने, ईरान के सामने उसे झुकना पड़ेगा। साथ ही तुर्की और ईरान आपस में बेहतर और मजबूत ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया में भी आतंकवाद पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अमन चाहने वाले मुफ्ती को बम धमाके में मार दिया गया है। आपको याद दिला दूं कि मलेशिया में महाथिर मोहम्मद के ज़रिए मुस्लिम मुल्कों की पिछले साल दिसंबर में हुई मीटिंग में ईरान, तुर्की और कतर ने हिस्सा लिया था। इस मीटिंग में सऊदी अरब ने दबाव डालकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाने से रोका था। अब बहुत साफ हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल का इन गुलाम अरब मुल्कों पर कितना दबाव है कि ईरान, तुर्की और मलेशिया के लीडर्स के साथ बैठने से भी डर रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि आका नाराज़ हो जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।